ये एक ऐसा एहसास है ना, जो सीधा दिल पर लगता है। सोचिए, कोई एक असफलता, खास तौर पर किसी ऐसी चीज में जिसमें हम कभी बहुत अच्छे थे, वो हमारे मन में शक का एक छोटा सा बीज बो देती है। और फिर अगर हम उसे बढ़ने दें तो वो एक ऐसा घना साया बन जाता है जो हमारी अपनी ही रोशनी को ढक लेता है। आलम ये हो जाता है कि आईने में खड़ा शख्स भी अजनबी लगने लगता है। तो चलिए मिलते हैं सुहानी से। सुहानी के लिए शक का ये जो साया है ना, इसने एक असली शक्ल ले ली है, और वो है मैथ्स का एक एग्जाम। चिंता ने उसे जैसे बेबस सा कर दिया है, और एक मामूली सा पेपर उसके सामने एक ऐसे पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है जिस पर चढ़ना उसे नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन जानते हैं असलियत क्या है? असलियत ये है कि सुहानी हमेशा से मैथ्स में बहुत अच्छी थी, कमाल की थी। पर हुआ ये कि हाल ही में वो बीमार पड़ गई, जिससे वो थोड़ी पीछे हो गई, और इसका असर उसके पिछले कुछ नतीजों पर भी दिखा। और बस इन्हीं कुछ खराब नतीजों ने उसे एक झूठ पर यकीन दिला दिया। वो झूठ ये था कि अब वो पहले जैसी होशियार नहीं रही। तो वो अपने कमरे में अकेली थी और बस यही सोच रही थी कि काश उसका दोस्त नचिकेता अभी यहाँ होता। और कहते हैं ना, कभी कभी दुआएं बहुत ही अनोखे तरीके से कबूल होती हैं। तभी खिड़की पर नचिकेता हाजिर हुआ, अपनी उड़ने वाली टॉय कार में। और वो ये जानने को बेताब था कि आखिर उसकी दोस्त की मुस्कान कहाँ गायब हो गई है। अब देखिए, नचिकेता समझदार था। वो जानता था कि सिर्फ सब ठीक हो जाएगा कहने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी नजरिया बदलने के लिए सलाह की नहीं, बल्कि एक नई कहानी की जरूरत होती है। एक ऐसी कहानी जो हम खुद को सुना सकें। और उसके पास ठीक वैसी ही एक कहानी थी। तो उसने सुहानी से कहा, चलो तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इन शब्दों के साथ नचिकेता सुहानी को सिर्फ उसका ध्यान बटाने का कोई तरीका नहीं दे रहा था, वो उसे एक चाबी दे रहा था। एक ऐसी कहानी जो असल में सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक आईना थी। तो चलिए हम भी उनके साथ ये कहानी सुनते हैं। और बस नचिकेता ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी एक छोटी सी शेरनी की, जो न जाने कैसे ये भूल चुकी थी कि वो आखिर है कौन। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत धीरे धीरे हुआ। इतना धीरे कि उसे पता भी नहीं चला। अपनी माँ से बिछड़कर वो अकेली और खोई हुई थी, और तभी उसे भेड़ों की एक झुंड में पनाह मिली। फिर क्या था, दिन बीतते गए, उसकी दबी हुई दहाड़ की जगह भेड़ों की मिमियाहट ने ले ली। शिकार करने की जगह उसने घास चरना शुरू कर दिया, और उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कब उस शक्तिशाली शेरनी ने खुद को ये यकीन दिला दिया कि वो तो बस एक भेड़ है। सोचिए फर्क कितना बड़ा था, जमीन आसमान का। उसका असली स्वभाव, उसकी फितरत उसे दहाड़ने, तेज दौड़ने और ऊंची छलांग लगाने के लिए कहती थी। लेकिन उसकी नई सच्चाई क्या थी? मिमियाना और घास चरना। पर यहाँ सबसे गहरी बात ये नहीं थी कि वो भेड़ों जैसा बर्ताव कर रही थी, नहीं। सबसे गहरी बात ये थी कि वो खुद को भेड़ ही मानने लगी थी। उसकी अपनी पहचान उस झुंड में जैसे पूरी तरह घुल मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। और फिर एक दिन किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि वो शेरनी अपनी असली पहचान के बिल्कुल आमने सामने आ खड़ी हुई। हाँ, यही वो पल था। जैसे ही असली बड़ी शेरनी सामने आई, सारी भेड़ें तो डर के मारे भाग खड़ी हुई। पर वो छोटी शेरनी, वो वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। उस बड़ी शेरनी में उसे कुछ तो जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई बहुत पुरानी भूली हुई याद की गूंज हो। एक ऐसा कनेक्शन जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। और फिर वो पल आया। बस एक नजर ही काफी थी। उस दूसरी शेरनी की आंखों में उसने सिर्फ अपनी माँ को नहीं पहचाना, उसने खुद को पहचाना। वो जो भेड़ होने का पर्दा था ना, वो हट गया, और उसे सच्चाई याद आ गई कि वो शिकार नहीं, शिकारी है। वो एक शेरनी थी। और जब माँ बेटी एक साथ दहाड़ी, तो वो आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो उसकी खोई हुई पहचान की वापसी का एक ऐलान थी। उस एक दहाड़ ने भेड़ों के बीच बिताए वो सारे साल जैसे मिटा दिए, और उसे याद दिला दिया उसकी उस जबरदस्त ताकत के बारे में जो हमेशा से उसके अंदर ही थी। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन उसकी गूंज वो सुहानी के कमरे में अब भी बाकी थी। अब सवाल ये है कि भेड़ों और शेरनियों की ये कहानी मैथ्स के एक एग्जाम का नतीजा आखिर कैसे बदल सकती है? और इसका असर फौरन हुआ। सुहानी को सब समझ आ गया। वो खराब नंबर वो सुहानी नहीं थी,
वो तो बस उसका भेड़ों का झुंड था, उसकी बीमारी, उसका डर, जिसने उसे अपनी असली पहचान भुला दी थी। उस शेरनी की तरह वो भी अपनी ताकत भूल गई थी, और ये समझते ही उसके अंदर एक नई एनर्जी आई, जैसे एक खामोश दहाड़ पैदा हुई। देखिए, इस कहानी के पीछे एक बहुत ही सीधा सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कहते हैं ना कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, या इस केस में कहें तो भेड़ों का। मतलब हमारे माहौल में, हमारे आसपास के हालात में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी खुद के बारे में सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो फिर अपनी भीतरी ताकत को याद रखने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात, अपना झुंड बहुत समझदारी से चुनना। दूसरी बात, मुश्किलों या असफलताओं को अपनी कहानी लिखने की इजाजत नहीं देना। और सबसे जरूरी बात, हमेशा ये याद रखना कि हमारी असली ताकत कभी गायब नहीं होती, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए एक जोरदार दहाड़ की, यानी एक बदले हुए नजरिए की जरूरत पड़ती है। सुहानी की कहानी असल में हम सब के लिए एक सबक है। तो अब जाते जाते सवाल बस इतना सा है, हमारे अंदर की ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी भूली हुई काबिलियत है जो आज भेड़ों के बीच जी रही है और बस उस एक पल का इंतजार कर रही है जब उसे याद दिलाया जाए कि वो दहाड़ने के लिए पैदा हुई थी।